टिफिन वाली नहीं है। अरे रचना बहू, आज मेघा घर आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना, और सुना थोड़ा ज्यादा ही बनाना। वो यहाँ से टिफिन पैक करके ले जाएगी, कहाँ घर जाकर खाना बनाएगी। बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारा टिफिन वाली, कहती हुई जमुना जी बाहर अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई, जबकि रसोई में रोटियां सेकती रचना के हाथ वहीं रुक गए। हे भगवान, अच्छी कामचोर बड़ी बहू है उनकी, शाम को आ रही है तो भी घर वालों के लिए खाना बना कर नहीं ला रही है। मैं यहीं बैठी हूँ, न टिफिन वाली मैं बनाऊंगी ना उसके पति और बच्चों के लिए खाना। अंदर रसोई में रचना धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई खाना बनाने में जुट गई। आखिर कितनी ही बड़बड़ा ले, खाना तो उसको बनाना ही था। ये बात वो अच्छे से जानती थी, आखिर ये हमेशा का ही था। जब से शादी हुई है तब से देखती आ रही थी, आखिर मेघा खाना बनाती कब है घर पर। उसे तो यह समझ में नहीं आता था। आए दिन तो आ जाती है यहाँ पर अम्मा जी को मक्खन लगाने के लिए। अम्मा जी के दो बेटे हैं, अमित और सुमित। अमित अपनी पत्नी मेघा और दो बच्चों के साथ कॉलोनी के दूसरे छोर पर रहता था। वह सुमित अपने पति रचना के साथ अपनी पुरानी घर में रहता था। अम्मा भी उसी के साथ रहती थी। रचना और सुमित की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन 1 साल की शादी में रचना अपनी बड़ी जेठानी को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। वो 1 नंबर की कामचोर थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था। हर 3-4 दिन छोड़कर यहाँ चली आती थी और फिर अपने परिवार का खाना बनाकर यहीं से ले जाती थी, और तो अपने बच्चे के जन्मदिन और खुद के सालगिरह तक यहीं पर मनाती थी। कोई भी सेलिब्रेशन हो या तीज त्योहार हो, तब भी सबका खाना यही बनता था और अम्मा जी को ये दिखाई न देता था। उन्हें तो लगता था कि बड़ी बहू उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उससे मिलने हर 4-5 दिन में आ जाती थी है। साथ ही हर वीकेंड में कहीं न कहीं जाती थी तो अम्मा जी के लिए कुछ न कुछ खरीद कर ले आती थी। ये अलग बात थी कि वो ये सामान वहीं लोकल मार्केट से खरीद कर लाती थी। वो हमेशा उन तोहफों की पट्टी अम्मा जी के आँखों पर बांध कर ही रखती थी। इस कारण घर का बजट हमेशा बिगड़ा ही रहता। सुमित जहाँ अपने बजट को लेकर परेशान रहता था, वहीं रचना अपने घर के कामों को लेकर 1-2 बार रचना ने कहना चाहा तो अम्मा जी ने उसे ही लड़ पड़ी। तुझे पता है क्या, ये तोहफे कितने महंगे आते हैं? तू अपने पिता के घर पर देखा ही क्या है? परिवार को एक करके चलाना तो तुझे आता ही नहीं है। तू तो जलती है अपनी जेठानी से, खुद को घर संभालना नहीं आता और घर के बजट बिगाड़ने की ठीकर जेठानी पर फोड़ देती है। इसके आगे रचना ने कहना ही छोड़ दिया। अम्मा जी को न समझना था और न ही वो समझी। ये अलग बात थी कि आज तक मेघा ने कभी भी अम्मा जी या सुमित और रचना को अपने घर पर खाना खाने नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि जब मेघा अपने मायके जाती थी तो पिछले उसके पूरे परिवार का खाना रचना ही बनाती थी, जबकि रचना का मायका तो लोकल ही था। वो तो सुबह जाती थी और शाम तक आ जाती थी, इसलिए उसे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब
रचना इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। खाना बनाती बनाती अभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से अपनी जेठानी को सबक सिखाऊं, कैसे उसका हमेशा का ये टिफिन वाला नाटक बंद करवाऊं और कैसे अम्मा जी के आंखों पर से जेठानी के तोहफे वाली पट्टी हटवाऊं। सोचते सोचते मेघा पलटी, अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकराई और गिर गई। गिरते ही उसकी चीख निकल गई। जमुना जी रसोई में दौड़ी दौड़ी आई। अरे बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं सिलेंडर से टकरा कर गिर गई। देख कर नहीं चल सकती थी क्या? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? अम्मा जी के ये कहते ही रचना के दिमाग में यही आइडिया आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो यही नाटक करना पड़ेगा। वो जैसे तैसे खड़ी होने लगी कि अचानक वापस गिर गई। अम्मा जी, मेरे पैरों में तो बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है पैर में मोच आ गया है। मुझे से खड़ी भी नहीं होते बन रहा है। हे भगवान, तुड़वा लिया ना पैर। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? अम्मा जी, आपको खाना की पड़ी है। खाना तो जीजी बना लेंगी, पर मुझे तो चोट लग गई, उसका क्या? ठीक है, उठती हूँ। तुझे कहते कहते जमुना जी ने जैसे तैसे करके रचना को उसके कमरे तक पहुंचा दिया और उसे बाम लाकर दे दिया। लेकिन बहू, इस मल ले और गरम पट्टी बांध ले ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी का खाना तो फिर भी बड़ी बहू बना लेगी, कहकर अम्मा जी चली गई। तब तक मेघा भी वहीं पर आ गई। जैसे ही मेघा को पता चला कि रचना के पैर में मोच आया है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए अब खाना उसे ही बनाना पड़ेगा, तो उसने कहा, अम्मा जी, मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे जरूरी काम से जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने चली आई थी, तो आज तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अम्मा जी, प्रतिक्रिया जाने बगैर ही मेघा वहीं की वहीं अपने घर के लिए मुड़ गई। अम्मा जी मेघा के लिए ऐसी रवैया से हैरान रह गई, पर उन्हें तो खाना बनाना ही था, सो खुद के लिए, सुमित और रचना के लिए उन्होंने खाना बना दिया। दूसरे दिन अमित घर पर आया तो अम्मा ने पूछा, अब कैसी है तेरी सास की तबीयत? मेरी सास को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक है। अमित का जवाब सुनकर अम्मा हैरान से बोली, अच्छा मेघा कल शाम को गई थी ना उसे मिलने के लिए? नहीं तो कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेघा ने अचानक से प्लान बना लिया था। अमित का जवाब सुनकर अम्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि मेघा ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला ताकि उसे खाना न बनाना पड़े। पर रचना ने 4-5 दिन तक अपना नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे अम्मा जी को मेघा की चालाकियां समझ में आने लगी थी। मेघा जब बीमार पड़ी थी तो रचना उसके और उसके परिवार के लिए खाना भेजा देती थी, लेकिन यहाँ तो रचना को बिस्तर पे पड़े हुए इतने दिन हो गए, एक बार भी मेघा ने अम्मा और सुमित के लिए खाना नहीं भेजा, यहाँ तक कि देखने तक नहीं आई। एक हफ्ते बाद जब रचना अपने पैर पर खड़ी हो गई तो मेघा घर पर आई। उस समय रचना रसोई में खाना बना रही थी, तो मेघा ने कहा, अरे वाह, आज तो रचना खाना बना रही है, चलो आज तो मैं अपना टिफिन पैक करवा कर ले जाऊंगी। आखिर रचना के खाने को हमने बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर रचना के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन अम्मा जी बोली, माफ करना बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारी टिफिन वाली नहीं है, इतनी कामचोरी अच्छी नहीं होती। अब से अपना खाना खुद बनाओ। अब
से किसी का टिफिन पैक होकर नहीं जाएगा। अम्मा के कहते ही मेघा को सांप सूंघ गया। उसके आगे वो कुछ बोल ना पाई और चुपचाप वहाँ से रवाना हो गई। और अब महीने 2 महीने में एक बार ही आती, वो भी अमित के साथ। रोज रोज के चक्कर भी बंद हो गए।